सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे भारत से दूर होते 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के विषय में समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही थी, उस टारगेट को प्राप्त करना चाहती थी, वह लक्ष्य अब भारत से कितना दूर हो गया है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे कोरोना काल में बढ़ी गरीबी के विषय में और समझेंगे कि भारत के साथ साथ विश्व में कोरोना के फेज में कितनी गरीबी बढ़ी है। वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि 1951 और 1967 के प्रोटोकॉल के विषय में समझेंगे कि आखिर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि है क्या, इस समय क्यों चर्चा में बनी हुई है और इससे जुड़ी हुई संधि क्या कहती है और इससे जुड़ा हुआ जो 1967 का प्रोटोकॉल है वह क्या है, उसके प्रावधान क्या है, इस समय यह क्यों चर्चा में बने हुए हैं। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के विषय में। एक जो है कि बैंक है, इसका जिक्र बार बार आएगा, इसको थोड़ा सा संक्षेप में जान लीजिए। बैंक ऑफ अमेरिका अमेरिका की एक वित्तीय एवं बैंकिंग सेवा प्रदाता कंपनी है, जिसके बाजार अगर पूंजीकरण को देखें अर्थात मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो यह क्या है, अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। कुल मिलाकर इसका जो आकार है, इसका जो वित्तीय और बैंकिंग सेवाओं का देने का आकार है वह क्या है, वर्ल्ड वाइड है और काफी बड़ा यह बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में और यह क्या करती है, बीमा और निवेश प्रबंधन जैसे उत्पाद बेचती है, अर्थात यह बीमा सेवाएं प्रदान करती है, यह निवेश का जो मैनेजमेंट होता है उसको देखती है और यह वित्तीय और बैंकिंग उद्योग में क्या करती है, अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कंपनी 150 देशों में अपनी सेवाएं क्या कर रही है, प्रदान कर रही है। कंपनी बड़ी है, बैंक के रूप में कार्य करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इसकी पकड़ काफी अच्छी है और वर्ष 2008 में इस बैंक ने क्या किया था, मेरिल लिंच का अधिग्रहण किया था, जिसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ा जो है कि वित्त प्रबंधक बन गया था। वित्त प्रबंधक ऐसे संस्थान को कहते हैं जो कि क्या होते हैं कि जो वित्त का बैंकों का जो वित्त होता है उसका मैनेजमेंट करते हैं, अर्थात जब भी कोई कंपनी या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि किसी तरह की क्राइसिस का सामना कर रहा होता है तो उनको संभालने के लिए जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको बोला जाता है फाइनेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। और ऐसे ही क्या है, इंस्टीट्यूट के रूप में, ऐसे ही संस्थान के रूप में क्या किया था, इस बैंक ने मेरिल लिंच का अधिग्रहण किया था। मेरिल लिंच 20,000 से ज्यादा दलालों और 2.2 ट्रिलियन परिसंपत्तियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, ब्रोकरेज है। अर्थात ब्रोकरेज जैसे आपने देखा होगा कि शेयर बाजार में जो लोग पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये भी मेरिल लिंच भी एक कंपनी थी, लेकिन 2008 की महामंदी में जब इसके ऊपर जो है कि फाइनेंशियल दिक्कत आई तो इस बैंक ने अर्थात बैंक ऑफ अमेरिका ने क्या किया था, इसका जो है कि अधिग्रहण कर लिया था और अधिग्रहण करने के कारण ही क्या हुआ था, यह जो बैंक ऑफ अमेरिका का आकार है बढ़ गया था। कुल मिलाकर यहां तक तो समझा हमने कि आखिर यह जो पूरी कंपनी है करती क्या है। अब समझिए हुआ क्या है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में वर्ष 2017 में अनुमान लगाया था कि भारत 2027-28 तक क्या करेगा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बैंक का यह जो अनुमान था वह कुछ आधारों पर था। वह आधार थे जनसंख्या संबंधी लाभ, हमारे पास जनसंख्या ज्यादा है, हमारे पास स्किल्ड लेबर बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ कार्य करने वाले लोगों का जो अनुपात है वह ज्यादा है, डिपेंडेंट लोगों का अनुपात हमारे यहाँ कम है। ठीक इसी तरह से जो वित्तीय परिपक्वता देश में बढ़ रही है, अर्थात जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की संख्या बढ़ रही है, लोगों का वित्त की ओर प्रवाह हो रहा है, लोग
ज़्यादा लोन ले रहे हैं और उसको जो है कि क्या कर रहे हैं, पूंजी के रूप में कन्वर्ट करके कोई ना कोई रोजगार खोल रहे हैं, उद्योग खोल रहे हैं, यह अनुमान लगाया था। और सबसे बड़ी बात थी कि इस समय जब यह अनुमान लगाया गया था 2017 में, तो बैंक को यह लगा कि भारत का जो बड़ा बाजार है वो खुद अपने आप में क्या है, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। और इन सभी चीजों को देखते हुए यह कहा था जो है कि इस बैंक ने कि 2027-28 तक भारत क्या होगा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग इंडिया की इकोनॉमी का जो आकार है वो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में लगभग हो जाएगा। बैंक ऑफ अमेरिका ने अब कहा है कि भारत 2021 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, अर्थात जो टारगेट था हमारा 2027-28 का वह अब बढ़ गया है। वह क्या हो गया है, 2030-2031 तक शिफ्ट हो गया। संस्था ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकटों की वजह से भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में भारत को अब 3 साल का अतिरिक्त समय लगेगा। यह 3 साल का विलंब होगा और यह जो लक्ष्य है हम प्राप्त कर पाएंगे 2031 से लेकर 2032 तक। अभी जो भारत की ग्रोथ रेट अगर 9% हम आप प्राप्त कर लेते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक जाते जाते, तो 2021 तक हम क्या करेंगे कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन अगर हमारी ग्रोथ जो है कि क्या होती है 10% होती है, तो हम 2030 में ही इस टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम क्या करें, हर साल 10% की जीडीपी की ग्रोथ को प्राप्त करें तो 2030 तक हम ये टारगेट प्राप्त कर सकते हैं। 9% का अगर ग्रोथ रेट लेकर हम चलते हैं तो 2021 तक हमें 31 तक क्या करेंगे, इसको प्राप्त कर पाएंगे। स्वाभाविक है ना तो 9% और ना ही 10% की ग्रोथ अभी दिखाई देती है। जैसा कि आपको पता है कि अभी क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं और उन रिस्ट्रिक्शंस का परिणाम क्या होगा, हमारे यहाँ के प्रोडक्शन पर होगा, लोगों की आय पर होगा, लोगों की डिमांड पर होगा और इससे क्या होगा, उत्पादन कम होगा। जब हमारे यहाँ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक उसी समय वर्ल्ड वाइड फेज में भी क्या हो रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पर हमारा निर्यात क्या होगा, कम होगा। और इस तरह से जो हमारा टारगेट है कि 9% हम जो है कि जीडीपी की ग्रोथ को प्राप्त करके 2030 तक प्राप्त कर लें, यह भी अभी दूर दिखाई देता है। फरवरी 2020 में आई अमेरिका की थिंक टैंक, एक दूसरी थिंक टैंक थी जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार भारत ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था जो है कि बन गया था फरवरी 2020 में। और जब 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया था तो अभी भी क्या है, भारत जो है कि 5वें स्थान पर है। तो अभी उसको क्या करना है, उसको पीछे छोड़ना है, किसको, जर्मनी और जापान को। आपको पता है अमेरिका जो है कि सब दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी है और इसके जीडीपी का जो आकार है वह 21.44 ट्रिलियन डॉलर है। दूसरे स्थान पर है चाइना और जिसके जीडीपी का आकार लगभग 14.14 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। जापान तीसरे स्थान पर है और जापान को अगर देखें तो इसकी जो जीडीपी का आकार है लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर का है। और हमें क्या करना है, यहीं तक पहुंचना है और इसको हम प्राप्त करना चाहते थे कब तक, 2024-25 तक। आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने क्या किया है, 2024-25 तक भारतीय इकोनॉमी को 5 लाख करोड़ डॉलर या फिर 5 ट्रिलियन डॉलर के रूप में कन्वर्ट करने का लक्ष्य रखा है, जो कि अब क्या हो रहा है, कठिन नजर आ रहा है। आपको पता है कि भारतीय जीडीपी की रफ्तार जिस तरह से कोरोना में पहले बनी हुई थी, उस स्थिति में कई अर्थशास्त्रियों का मानना था कि हम 2027-28 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन अब जो जिस तरह के हमारे पास कोविड के केसेस आ रहे हैं, जिस तरह के फिर से अर्थव्यवस्था में एक मंदी की कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है, बन नहीं गई है, बनती हुई नजर आ रही है, उससे यह अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो हमारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का टारगेट है वह हमसे दूर होता जा रहा है। आपको पता है कि देश के जीडीपी में वर्ष 2019 की तुलना में अभी तक क्या हो चुका है, 15.7% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है।
जबकि अभी 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसके अभी आंकड़े पूरी तरह से नहीं आ पाए हैं। तो देखना यह होगा कि आखिर जो हमें अभी जीडीपी की ग्रोथ 7 to 8% के बीच में सिमटती हुई दिखाई दे रही है हर तरीके से प्रयास करने के बावजूद, क्या वो कोविड के दूसरे फेज की जो गति बढ़ी है कोरोना के केसेस के, क्या वह जो है कि इस जीडीपी की ग्रोथ को और कम करता है या फिर हम जीडीपी को इससे बाहर निकाल पाते हैं। तो अभी कुछ समय पहले सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। अर्थात जैसा कि हमने ऊपर वाली संस्था का जिक्र किया, सिर्फ वही एक संस्था नहीं है जो कि अब 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में 2030 का टारगेट रख रही है, बल्कि यह वाला जो रिसर्च है यह भी यही बताता है। इस थिंक टैंक ने यह भी अनुमान लगाया है कि चीन 2028 तक क्या करेगा, अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अर्थात जब हम विश्व की तीसरी जीडीपी के रूप में अपने आप को बना पाएंगे, उससे पहले चाइना क्या कर चुका होगा, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। चीन ने कोरोना काल में अपनी अर्थव्यवस्था में जिस तरह से उत्पादन को बनाए रखा, निर्यात की अपनी गति को बनाए रखा, उससे चीन की अर्थव्यवस्था अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका और भारत की अर्थव्यवस्था में अभी वो गति नहीं दिखाई देती या फिर ठहराव बना हुआ है। आई होप इस टॉपिक को आप संक्षेप में समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं कोरोना काल में बढ़ी भारत में गरीबी के विषय में। यहां पर भी जो है कि एक सेंटर का नाम आएगा, इसको समझ लीजिए, द प्यू रिसर्च सेंटर, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब ऐसा है जो कि क्या करता है, किसी मुद्दे पर एनालिसिस करके अपने विचार प्रकट करता है। और यह जो थिंक टैंक है क्या करता है, सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखता है, पब्लिक ओपिनियन को देखता है। पब्लिक ओपिनियन का मतलब कि हमारे देश में कौन कौन से मुद्दे हैं, उन मुद्दों में से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके वजह से वह देश जो है कि प्रभावित हो रहा है, ऐसे मुद्दों का एनालिसिस करता है। यह जो डेमोग्राफी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनसांख्यिकी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनके संदर्भ में अपनी रिपोर्ट और राय क्या करता है, प्रस्तुत करता है। यह भी संस्था कहां का है, अमेरिका का। हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर ने अपने शोध में यह पाया है कि कोविड महामारी की वजह से लगभग 32 मिलियन भारतीय जो है कि भारतीय क्या हुए, मध्यम वर्ग से निम्न मध्यम वर्ग की श्रेणी में पहुंच गए। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है कि इस जो है कि रिसर्च सेंटर ने यह आंकड़े एकत्रित किए हैं कि 32 मिलियन भारतीय क्या हुए हैं, मध्यम वर्ग से नीचे चले गए हैं, अर्थात वो आ गए हैं निम्न मध्यम वर्ग की कैटेगरी में। और इसके यह क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो मध्यम वर्ग के लोग थे इनके आय में कमी आई है, और आय में कमी आने की वजह से ये जो मध्यम वर्ग का, मिडिल क्लास का स्टेटस इनके साथ जुड़ा हुआ था, अब वो क्या हो चुका है, लोअर मिडिल क्लास का स्टेटस इनके साथ जुड़ चुका है। अब स्वाभाविक है जब इतने लोग निम्न मध्यम वर्ग की श्रेणी में आ गए तो भारत में क्या हुई है, गरीबी में वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई आगे मैं बताऊंगा। प्यू रिसर्च ने इस रिपोर्ट के लिए कोई ऐसा नहीं है कि बस ऐसे बैठे और सोच लिया, अनुमान लगा लिया। इसने क्या किया है, विश्व बैंक के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। अर्थात जो डेटा है वह जो है कि साइंटिफिक ज्यादा दिखाई देते हैं, यह हवाबाजी नहीं है। भारत में गरीबी दर वर्ष 2020 में बढ़कर 9.7% तक पहुंच गई है। अर्थात यह जो रिपोर्ट है यह बताती है कि हमारे यहाँ वर्ष 2020 में जो है कि गरीबी दर कितनी है, 9.7% पहुंच गई है। वर्ष 2011 से लेकर 2019 तक भारत में गरीबों की संख्या 340 मिलियन से घटकर कितनी हो गई थी, 78 मिलियन तक आ गई थी, जो कि वर्ष 2020 में कोरोना के वजह से फिर से गरीबी की संख्या में बढ़ती हुई है। और पहले से जो संख्या 2019 में कितनी 340 मिलियन से घटकर कितनी आ गई थी, 2019 में 78 मिलियन, अब उसमें क्या हुआ है, ये भी प्लस हो गए हैं, अर्थात 75 मिलियन लोग और क्या हो चुके हैं, इसमें जुड़ गए हैं। और यह किस वजह से हुआ है, क्योंकि 2020 में कोरोना के कारण 75 मिलियन लोगों की आय में क्या हुई है, कमी आई है। उनके जो आय का स्रोत है वह उनसे छिन गया है, और इसके वजह से ये भी क्या हो गए हैं, गरीबी में शामिल हो गए हैं। तो पहले से 78 मिलियन जो बचे हुए थे और ये 75 मिलियन लोग, इतने लोग भारत में क्या हैं, गरीब हैं। वैश्विक गरीबी वृद्धि में जितना, अर्थात वैश्विक गरीबी में जो वृद्धि आई है वर्ष 2020 में, उसका 60% वृद्धि
केवल और केवल भारत में आया। अर्थात अगर हम कहें कि टोटल क्या हुए हैं, 100 लोग गरीबी की रेखा के नीचे गए हैं या गरीब हुए हैं, तो उसमें 60 लोग क्या हुए हैं, वह सिर्फ भारत में गरीबी रेखा से नीचे गए हैं। कोरोना के दौरान मनरेगा जैसे कार्यों की डिमांड बढ़ी है, जो कि यह बताता है कि अन्य क्षेत्र जो मनरेगा से इतर जो अन्य क्षेत्र थे, चाहे वो प्रोडक्शन के स्तर के हों या सर्विस सेक्टर के हों, उनमें क्या हुआ है, रोजगार लोगों का छिना है। इसलिए लोग अपनी आजीविका के लिए क्या कर रहे हैं, मनरेगा का डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट ने उन लोगों को भी गरीबी की श्रेणी में रखा है, उन लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे रखा है जिनकी आय क्या है, $2 से कम है। अर्थात आखिर इससे जब इनसे पूछा गया कि आप यह कह रहे हैं कि भारत में पहले इतने गरीब बच्चे थे, इसमें इतने और जुड़ गए, तो आखिर इसका आधार क्या है, तो इन्होंने कहा कि हम गरीब उन लोगों को मानते हैं जिनकी प्रतिदिन की आय क्या है, $2 से कम है। अर्थात मैं और आप या कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन क्या करता है, $2 से कम अगर आय प्राप्त करता है तो इनके हिसाब से गरीब है। जो है कि अगर कोई व्यक्ति 10 से 12 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन कमाने वाला है तो यह थिंक टैंक उसको क्या करता है, उसको कहता है ये मध्यम वर्ग के लोग हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन क्या करता है, 700 रुपए तक आय अर्जित करता है तो यह थिंक टैंक उसको निम्न आय वर्ग के लोगों में शामिल करता है। अभी देखिए $10 से $12 है, अगर आप इसको 77 से मल्टीपल कर दीजिए तो जितनी आय आएगी, अगर आपकी आय पर डे क्या है, इतना है, अर्थात 77 इंटू 12 को कर दीजिए, अगर आपकी आय इससे ज्यादा है तो आप क्या आएंगे, मध्यम वर्ग की कैटेगरी में आएंगे। अगर आपकी आय 700 रुपए पर डे से कम है तो आप क्या आएंगे, निम्न आय वर्ग के अंतर्गत आएंगे। जो मध्यम वर्ग है इसके अनुसार इसके लिए बताया गया है कि 2020 में मध्यम वर्ग की संख्या में लगभग 3.2 करोड़ की कमी आई है, और यह जो मध्यम वर्ग है जो पहले लगभग 10 करोड़ हुआ करता था, अब यह घटकर कितना रह गया है, 6.6 करोड़ रह गया। स्वाभाविक है मध्यम वर्ग की आय में कमी आने के कारण वह कहां शिफ्ट हो गया है, निम्न आय वाले वर्ग में शिफ्ट हो गया है, और इसी के कारण मध्यम वर्ग में जो 3.2 करोड़ लोगों की संख्या घटी है और इनकी संख्या घटकर कितनी रह गई है, 6.6 करोड़, जो पहले लगभग 10 करोड़ हुआ करती थी। ठीक इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं 2020 में क्या हुए हैं, 3.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आए हैं, जिसके वजह से भारत में इस समय ध्यान दीजिएगा 116.2 करोड़ लोग क्या हैं, निम्न आय वर्ग में शामिल होते हैं। आप तो हमारी जनसंख्या कितनी है आप उसको जानते हैं, और उसमें से 116.2 करोड़ लोग क्या है, निम्न आय वर्ग में शामिल होते हैं इस संस्था के। अब निम्न आय वर्ग में शामिल होना, और उसमें भी आप देखिए इनका जो पैमाना है 700 रुपए पर डे तक, अगर कोई अर्थात कोई 150-200 रुपए कमाता है तो भी निम्न आय वर्ग में शामिल होगा, और कोई 650 कमाता है तो भी। प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति 1500 रुपए या उससे अधिक आय कमाता है तो वह माना जाएगा कि वो धनी व्यक्ति है, और ये जो धनी व्यक्तियों की संख्या है इनमें भी कमी आई है, और इनमें जो कमी आई वो 30% की गिरावट आई है। अर्थात पहले क्या थे, 100 लोग अगर जो है कि धनी वर्ग की कैटेगरी में आते थे तो अब 30% संख्या कम हो गई है, अब बचे हैं 70 लोग, और इस तरह से ऐसे लोगों की संख्या क्या हो गई है इस समय भारत में अगर देखा जाए तो कितनी बची है, 1.8 करोड़ जो है कि बची है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस वर्ग में कितनी जो है कि गिरावट आई है। चीन को इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसे देश के रूप में बताया गया है जहां वर्ष 2020 में गरीबी के स्तर में लगभग जो है कि अपरिवर्तन देखने को मिलता है, अर्थात गरीबी का स्तर जितना पहले था उतना बना हुआ है, कोरोना का प्रभाव इस पर नहीं पड़ा है। और इस तरह से अगर यहाँ की आबादी पर गरीबी का बहुत कम प्रभाव पड़ा है तो इसके पीछे दो ही संभावनाएं हैं, या तो वहाँ की अर्थव्यवस्था ने अच्छा कार्य किया है, या दूसरे जो है कि आंकड़े क्या है, ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि अब जो है कि चाइना में भी क्या है, गरीबी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि बस वहाँ पे जो गरीबी का पैमाना है वो अलग है, खैर उस पर हम कभी बाद में बात करें। इस समय जो वैश्विक गरीबी है वह 10.4% हो चुकी है, 10.4% पहुंच चुकी है, जो पहले कितनी थी, वर्ष 2020 के लिए अनुमानित थी 8.7%, वह कितनी है, 10.4%। वैश्विक गरीबी की संख्या
वैश्विक रूप में जो गरीबों की संख्या है अगर उसको देखा जाए तो यह क्या हो चुका है, इस समय 803 मिलियन पहुंच गया है। अर्थात विश्व में 803 मिलियन जो है कि क्या है, गरीब लोग हैं। दक्षिण एशिया को ऐसे क्षेत्र में यह रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, चिन्हित करती है, जहां 2020 में मध्य वर्ग की संख्या में सबसे ज्यादा कमी आई है और गरीबी में क्या हुआ है, सर्वाधिक जो है कि वृद्धि हुई है। अर्थात अगर आपसे पूछ लिया जाए कुछ एरिया देके और इस संस्था का जिक्र करके कि किस एरिया में सबसे ज्यादा मध्य वर्ग की संख्या में कमी देखी गई, तो कौन सा है, दक्षिण एशिया। और कौन सा जो है कि दक्षिण एशिया में किस में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई, तो वह है गरीबी में आने वाले लोगों की संख्या में हुई वृद्धि के विषय में। अब प्रश्न आएगा कि क्या इसके क्या क्या कारण है। तो पहला तो यह है कि लॉकडाउन जो है कि दक्षिण एशिया में लगाया गया, भारत में जिस तरह से लगाया गया, व्यापार बंदी रही, नौकरियों में कमी रही। आपको पता है कि होता क्या है जी, कोई भी जो जीडीपी है, कोई भी अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब क्या है कि जहां पर अधिकांश जो लोग हैं उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जब रोजगार अधिकांश लोगों के पास मिलेगा तो उनके पास क्या होगी, इनकम ज्यादा होगी। इनकम ज्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, अधिक चीजों का डिमांड करेंगे। डिमांड जब अधिक करेंगे तो लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हों प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। जब प्रोडक्शन ज्यादा करने की बात आएगी तो जो रॉ मटेरियल उत्पादन करने वाले लोग हैं, चाहे कृषि से या फिर खनिजों का, वह रॉ मटेरियल का ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। और इससे क्या होगा, ओवरऑल सभी तक भारत में, चाहे वह कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, द्वितीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ, सब तक क्या होगा, तेजी से पैसा पहुंचेगा। और जब तेजी से पैसा पहुंचेगा तो अर्थव्यवस्था में क्या आएगी, गति आएगी। अब ये जो गरीबी में जो है कि बढ़ोतरी हुई है, इससे क्या दिक्कत आएगी, ये समझिए कि गरीबी के प्रत्येक स्वरूप की समाप्ति की घोषणा हम लोगों ने कर रखा है 2030 तक। अर्थात जो हमने सस्टेनेबल विकास डेवलपमेंट अर्थात एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो बना रखे हैं, सतत विकास जो हमने एजेंडा अपना रखा है, उसका एसडीजी 1 अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट कहता है कि हमें क्या करना है, ऐसी आर्थिक वृद्धि करनी है जो समावेशी हो। इसका मतलब है कि सभी क्षेत्र, सभी वर्ग, सभी समुदायों को क्या हो, जो है कि लाभ मिले। और इससे और साथ ही साथ क्या हो, बुनियादी सेवाओं का जो है कि विस्तार किया जाए, लोगों को सामाजिक सुरक्षा दिया जाए। और अगर हम यह करते हैं तब हम क्या करेंगे, 2030 तक जो है कि गरीबी को समाप्त कर पाएंगे। लेकिन जो ये रिपोर्ट बताती है, जिस तरह से जीडीपी में हमने ठहराव को देखा या जो जीडीपी की ग्रोथ में हम कमी को देख रहे हैं, जिस तरह से हम अभी तक जो गरीबी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे जो 2030 का टारगेट है वह दूर होता दिखाई दे रहा है। अर्थात 2030 में हो सकता है हम जो है कि गरीबी मुक्त अपने देश को घोषित ना कर पाए। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन द रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 के विषय में। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो आपको पता है कि इस समय किस प्रकार की कंडीशन क्रिएट हुई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो शरणार्थी की समस्या थी वह काफ़ी जटिल हो गई थी। और जो शरणार्थी की समस्या थी, आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, 2 खेमे बन गए थे। उन खेमों में यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल थी। ऐसे में जो शरणार्थी की समस्या उत्पन्न हो रही थी, इसकी चुनौती भी सामने आ गई। एक नई संस्था, गठित संस्था के नाम सामने, और जो जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। और संयुक्त राष्ट्र ने इसी चुनौती अर्थात शरणार्थी की समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया, यूनाइटेड नेशन द रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को लेकर आया। और इसके माध्यम से ये कहा गया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो लोग यूरोप में शरणार्थी के रूप में बने हैं, इनकी समस्या का समाधान किया जाए कि कैसे इन शरणार्थियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए, कैसे इनके लिए जो है कि मिलजुल कर कार्य किया जाए। और ये जो संधि अपनाई गई थी, जिसका नाम है 1951 की शरणार्थी संधि। इस संधि का संबंध क्या था कि हम उन लोगों को शरणार्थी मानेंगे, उन लोगों को रिफ्यूजी मानेंगे जो 1951 से पहले किसी भी घटना के कारण शरणार्थी बन गए हों। लेकिन वर्ष 1967 में अर्थात 1967 में शरणार्थियों की स्थिति पर एक प्रोटोकॉल लाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो ये कहता है कि जो पहले हमने रिफ्यूजी की समस्या का समाधान यूरोपीय क्षेत्र में किया था, अब हम इस रिफ्यूजी समस्या को सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि इसको वर्ल्ड वाइड मनाएंगे। और यह कहा गया कि जो प्रोटोकॉल है ये सभी देशों के शरणार्थियों को शामिल करेगा। अर्थात शरणार्थी की समस्या यूरोप से बाहर कहीं पर भी या यूरोप में भी कहीं पर भी आती है तो क्या होगा, यह जो प्रोटोकॉल है ये इफेक्टिव होगा। इससे पहले 1951 से पहले घटित घटनाओं के लिए ही यह जो 1951 की संधि थी, लेकिन इस प्रोटोकॉल के द्वारा अब ये जो टाइम की लिमिट थी इसको खत्म कर दिया गया।
ये जो संधि है 1951 के शरणार्थियों के लिए, यह जो प्रोटोकॉल है 1967 का शरणार्थियों के लिए, यह क्या करता है, शरणार्थियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। इसमें शरणार्थी की परिभाषा भी दी गई है, उनके अधिकार बताए गए हैं और यह भी बताया गया है कि अगर कोई देश क्या करता है, इस पर हस्ताक्षर करता है, इस प्रोटोकॉल या इस कन्वेंशन का, वह क्या करता, पार्टी बनता है, सदस्य बनता है, तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये सब कुछ इसमें स्पष्ट किया गया है। 20 जनवरी 2020 तक क्या हुआ था, 146 पार्टीज ने क्या किया था, जो है कि 1951 की संधि का अनुमोदन किया था, अर्थात उसको अपनाया था। और क्या हुआ था, 147 पार्टीज ने क्या किया है, 1967 के प्रोटोकॉल को अपनाया है। तो इस तरह से देखें तो लगभग 147 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने शरणार्थियों के संदर्भ में यह जो प्रोटोकॉल है या ये जो संधि है, इन पर क्या किया, अपना सिग्नेचर किए हैं। यह संधि एवं प्रोटोकॉल यह कहती है कि जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह से संबंध होने पर या फिर किसी पृथक राजनीतिक विचारों के कारण यदि किसी व्यक्ति का उत्पीड़न किया जाता है और उस उत्पीड़न से वह व्यक्ति अपना देश छोड़ता है या देश छोड़ने के लिए मजबूर होता है, तो ऐसे लोगों को शरणार्थी माना जाएगा। फिर से समझिए, मैं इसके लिए दो एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लेते हैं एक देश है ए, एक देश है बी। यहां पर मान लेते हैं कि 10 समुदाय के लोग रहते हैं। इसमें से एक समुदाय के लोगों के प्रति यदि 9 समुदाय के लोग क्या करें, हिंसा करें, या फिर यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ की जो सेना है, यहाँ की जो कानून है, वह इस एक समुदाय के लिए क्या करें, ऐसा द्वेष उत्पन्न करें जिससे इनको लगे कि हम यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारी जान जोखिम में है, तो यह लोग अगर क्या करें, इनके पड़ोस में स्थित बी देश में चले जाएं, तो ये क्या कहलाएंगे, शरणार्थी कहलाएंगे। तो इसमें क्या होता है, शरणार्थी किसको बोला जा रहा है कि जिनके ऊपर क्या हो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, किसी विशेष सामाजिक समूह के आधार पर, या फिर उनके राजनीतिक जो विचार हैं कुछ अलग हैं, इसके आधार पर यदि किसी व्यक्ति का उत्पीड़न होता है और वह अपना देश छोड़ देता है या उसको देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, तो ऐसे लोगों को बोला जाएगा, शरणार्थी बोला जाएगा। स्वाभाविक है इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा जो युद्ध अपराध से संबंधित हैं या फिर आतंकवाद से संबंधित है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्या करें, मान लेते हैं ए देश के आप हैं और बी देश में जाके क्या करें, या यही देश में क्या करें, आतंकवादी घटना को अंजाम दे दें और फिर आप भागकर बी में देश में चले जाएं और आप कहें कि हमें यहाँ पर लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो सकता है क्योंकि हमको फांसी पर लटकाया जा सकता है। तो आपने क्या किया है, अपराध किया है, तो अपराध को जो है कि क्या किया गया है, शरणार्थी की समस्या से अलग रखा गया है। आप कहीं भी चले जाएंगे, आपके ऊपर केस होगा। तो कुल मिलाकर शरणार्थी की समस्या मतलब आसान शब्दों में मान लेता हूं मैं हूं और मैं क्या करूं, जो है कि किसी दूसरे देश में चला जाऊं और मैं कहूं कि नहीं मेरे साथ ऐसा गलत हुआ है, और ये सभी चीजें जब दिखाई दें, प्रमाणित हों, तब माना जाएगा कि हाँ मैं शरणार्थी हूं। इस संधि को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संबंधित जो सार्वभौमिक घोषणा है 1948 का, उससे क्या होता है, बल मिलता है। आपको पता है जो मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा है वो ये कहता है किसी अन्य देश में पीड़ित व्यक्ति को शरण मांगने का अधिकार भी है। अर्थात जैसे आपके पास कई तरह के अधिकार हैं, ठीक इसी तरह से क्या कहा जाता है, जो सार्वभौमिक घोषणा है, यह सार्वभौमिक घोषणा कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, मानवाधिकार का मतलब यहां पर उसको जाति धर्म विशेष के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ जुल्म होता है, तो वह दूसरे देश में शरण मांगने का अधिकार रखता है, अर्थात वह शरणार्थी है। यदि कोई व्यक्ति किसी देश से भागकर दूसरे देश में इस वजह से आ गया है कि उसकी जान को उस देश में खतरा था जहां से वह भाग कर आया है, और वह किसी खास जाति धर्म सामाजिक समूह राष्ट्रीयता के होने के कारण उस पर अगर उत्पीड़न होता था, तो उसे शरणार्थी माना जाएगा। जब किसी समूह को ऐसा लगता है कि वो अपने देश में सुरक्षित नहीं है या फिर उस सरकार उसका संरक्षण नहीं करेगी, तो दूसरे देश में क्या कर सकता है, शरण मांग लेता है या शरण लेता है, तो क्या आएगा, शरणार्थी की कैटेगरी में आएगा।
अब क्या होता है, यह इस संधि या प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले जो सदस्य देश हैं उनके लिए बाध्यता हो जाती है कि जब भी कोई शरणार्थी आपके यहाँ आ गया है तो अब आप उसे बाहर नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि ये देश के लोग बी देश में आ गए, बी देश ने शरण दे दी और ये 10 लोग थे, तो अब बी क्या है, 1 साल बाद नहीं कह सकता नहीं अब आप जाओ आपके यहाँ ठीक हो गए, अर्थात यह बाहर नहीं कर सकते। इसका आशय है कि शरणार्थियों को सरकार चाहकर भी वापस नहीं कर सकती है। तो स्वाभाविक है इस पर जो संधि करने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना होगा, इस चीज को स्वीकार करना होगा कि जो शरणार्थी आपके यहाँ पे आ जाएंगे आप उनको वापस नहीं करेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संधि 1951 और 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस संधि पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद भारत समय समय पर लाखों लोगों को शरण देता आया है और भारत में इस समय 2 लाख से अधिक जो है कि क्या है, शरणार्थी हैं। आपको पता है हमारे यहाँ तिब्बती समुदाय के लोग रहते हैं, बांग्लादेश समुदाय के लोग रहते हैं, श्रीलंकाई समुदाय के लोग रहते हैं, म्यांमार से लोग रहते हैं और इस तरह से लाखों लोग भारत में अभी शरणार्थी के रूप में हैं। फिर भी भारत ने इस पर हस्ताक्षर इस वजह से नहीं किए हैं। इसके 3 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। पहला कारण है कि भारत के पास संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं का जो ढांचा है वही बहुत विकसित नहीं है, अर्थात शरणार्थी अगर हमारे यहाँ अचानक आ जाते हैं तो उनके लिए रिसोर्सेज जुटाना हमारे लिए भी कठिन है। और चूंकि हम जो है कि समय समय पर शरणार्थियों को उनको देते आए हैं, उनको मदद करते आए हैं, इसके वजह से क्या है कि हमें क्या करना है कि अपने हिसाब से चलना है, ऐसा भारत का मानना है। दूसरा ये है कि जो भारत की जनसांख्यिकी है, डेमोग्राफी है, उसमें परिवर्तन आता है। जैसा कि आप असम और जो है कि नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे जो जनसांख्यिकी है वह बांग्लादेश से आए लोगों की वजह से बदल गई है, तो भारत को इसकी भी चिंता है। तीसरा ये है कि अगर शरणार्थियों की समस्या, यह जो संधि है इसको मानने का मतलब है कि जो घुसपैठ है या जो अवैध प्रवास होता है उसको रोकना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि यह डिसाइड करना, यह निर्णय लेना कि वो शरणार्थी है या फिर अवैध प्रवासी, ये दोनों थोड़ा सा जटिल हो जाते हैं। इन 3 कारणों की वजह से भारत ने क्या किया है, इस पर सिग्नेचर नहीं किया। प्रश्न आएगा अभी चर्चा में क्यों है, तो आपको जैसा कि कल मैंने बताया था कि क्या हो रहा है, इस समय म्यांमार से लोग जो है कि कहां प्रवेश कर रहे हैं, मिजोरम में प्रवेश कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में प्रवेश कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने सबको कहा है कि आप इनको स्वीकार मत करिए, इनको वापस भेजिए, और बहुत जो लोग आ चुके हैं उनको भारत सरकार वापस भेजने की बात करे। उसी समय अब भारत में मांग की जा रही है कि जो लोग वहां से आए हैं, चूंकि शरणार्थी हैं, उनके ऊपर वहां की जो सेना है अत्याचार कर रही है, इससे उनको वापस ना भेजा जाए। और मैंने मिजोरम का कल आपको जिक्र किया था और मैंने बताया था कि मिजोरम के मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि नहीं, हम केंद्र सरकार के इस डिसीजन को मानने के लिए जो नहीं मानेंगे, हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे। अभी प्रधानमंत्री उनकी बातचीत का ब्यौरा भी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन एक तरह का तनाव क्रिएट हो रहा है। और उसी तरह से कई जो है कि ऐसे थिंक टैंक हैं जिनका यह कहना है कि भारत को क्या करना चाहिए, मानवता के आधार पर जो है कि चूंकि भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो हस्ताक्षर तो नहीं किए हैं लेकिन मानवता के आधार पर प्रवेश देना चाहिए। और भारत चूंकि इस संधि का हस्ताक्षर करता नहीं है, तो जब चाहे वो लोगों को वापस भेज सकता है। इसलिए भारत को अभी आने देना, उन लोगों को आने देना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अब जो शरणार्थी वो इंसान होते हैं जिनका उत्पीड़न होता है, युद्ध और हिंसा के कारण अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ डेटा हैं, जैसे अगर आप देखें तो 2/3 जो शरणार्थी हैं वैश्विक रूप में, वो सिर्फ 5 देशों से संबंधित हैं। सीरिया से संबंधित हैं 67 लाख लोग, अफगानिस्तान से जो है कि जो दूसरे देशों में जाकर रह रहे हैं वह 27 लाख। आप देखिए सीरिया से लोग कितने लोग जो है कि जाकर दूसरे देशों में शरणार्थी के रूप में, दक्षिणी सूडान से 23 लाख लोग जो है कि बाहर जाकर शरणार्थी के रूप में, म्यांमार से ऑलरेडी 11 लाख लोग रह रहे हैं, सोमालिया से 9 लाख लोग शामिल हैं। यूएनएचआरसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में सिर्फ जो है कि 3% शरणार्थी अपने देश में वापस लौटे। तो दरअसल भारत की चिंता यहाँ पर भी इस आंकड़े को भी लेकर है कि अगर 100 लोग आते हैं तो लगभग 3 से 4% लोग ही वापस लौटते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वह वापस जाना भी नहीं चाहते। प्रश्न आएगा कि हमने ये तो समझ लिया शरणार्थी
कौन है। अब प्रश्न आएगा कि आखिर जो प्रवासी वह कौन होते हैं। तो प्रवासी वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी इच्छा से बेहतर जीवन के लिए अपनी मर्जी से क्या करते हैं, दूसरे देश में प्रवास करते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि आपको अमेरिका जाना चाहिए, वहां पर आपका जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है, तो अगर आप अपनी स्वेच्छा से जाते हैं तो आप क्या कहलाएंगे, प्रवासी कहलाएंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द है, ये जो शब्द है इनको थोड़ा समझ लीजिए, अवैध प्रवासी, हु इज इलीगल इमिग्रेंट्स। तो दरअसल अवैध प्रवासी का मतलब होता है किसी दूसरे देश के ऐसे नागरिक जो वैध यात्रा दस्तावेजों के जरिए किसी दूसरे देश में प्रवेश करता है और उसकी वैधता खत्म होने के बाद भी वह उस देश में रहता है। मान लेते हैं आपके पास जो है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप प्रवेश तो कर गए, लेकिन चूंकि वह वीजा जो भी था या जो भी डॉक्यूमेंट्स था वह 2 महीने 1 महीने के लिए वैलिड था, लेकिन आप उसके बाद भी रह रहे हैं, तो क्या है, आप अवैध प्रवासी कहलाएंगे। एक विदेशी नागरिक जो वैध दस्तावेजों की यात्रा के बिना ही, अर्थात आपके पास आप किसी ऐसे रास्ते से भारत में प्रवेश कर गए और आपने के पास जो है कि वैलिड दस्तावेज नहीं थे, तो भी आप क्या कहलाएंगे, अवैध प्रवासी कहलाएंगे। ऐसे ही एक शब्द होता है आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति। आंतरिक रूप से विस्थापित श्रेणी में वो लोग आते हैं जिन्हें अपने देश में भागने के लिए मजबूर किया जाता है। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति के इन कारणों में शरणार्थियों वाले कारण जैसे उत्पीड़न, युद्ध, हिंसा ही शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति अपने घर समुदाय से दूर हो जाता है, लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार नहीं करता, एक राज्य में ही या एक राज्य से दूसरे राज्य में ही वह रहता है। वे अपने आसपास के कस्बों, स्कूलों, बस्तियों, आंतरिक शिविरों, यहाँ तक कि जंगलों और खेतों में भी जाकर रहते हैं। सबसे बड़ी आंतरिक रूप से विस्थापित आबादी वाले देशों में कोलंबिया, सीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सोमालिया जैसे देश शामिल हैं। UNCHR की रिपोर्ट के मुताबिक 41.3 मिलियन लोग दुनिया में आंतरिक रूप से विस्थापित हैं। तो आप समझ सकते हैं आंकड़े कितना जो है कि ज़्यादा हैं और जो विस्थापन की समस्या है वो कितनी जटिल है। शरण लेने वाले लोग अर्थात एसाइलम सीकर कौन होते हैं, जो लोग अपने देश से किसी दूसरे देश में भाग जाते हैं और वहाँ भी शरणार्थी के रूप में मान्यता मिलने का अधिकार और कानूनी सुरक्षा व सामग्री सहायता का अधिकार पाना चाहते हैं, तो उन्हें शरण तलाशने वाला कहा जाता है। जैसे कि इस समय जो मिजोरम में जो लोग आ रहे हैं, यह लोग कह रहे हैं कि हमको यहीं पर रहना दिया जाए और ये क्या है, शरण की तलाश में है, ऐसे लोगों को बोला जाएगा शरण तलाशने वाले लोग। UNHRC की मुताबिक 2018 में 1.7 मिलियन लोग क्या थे, शरण तलाशने वाले लोगों की कैटेगरी में थे। ऐसे ही इसने आपने सुना होगा एक शब्द स्टेटलेस पर्सन कौन होते हैं। तो एक राज्य विहीन व्यक्ति वो है जो किसी देश का नागरिक नहीं है, अर्थात वो किसी भी देश का नागरिक नहीं है। दरअसल नागरिकता किसी सरकार और एक व्यक्ति के बीच एक क्या होता है, कानूनी बंधन होता है जो उस व्यक्ति के कुछ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अन्य अधिकारों के लिए अनुमति देता है तथा साथ ही सरकार और नागरिक होने की जिम्मेदारी भी सौंपता है। तो ऐसे लोग जिनको किसी देश की नागरिकता नहीं मिली है वह क्या होंगे, स्टेटलेस पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। कोई व्यक्ति राज्यविहीन वो क्या होता है, संप्रभु कानूनी या तकनीकी प्रशासनिक निर्णयों की वजह से हो सकता है, अर्थात उसके पास उसको किसी वर्ग को कह दिया जाए कि आज से नागरिक नहीं है या कोई कानूनी दांव पेच का हो। हालांकि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में रेखांकित किया गया है कि सभी को एक राष्ट्रीयता का अधिकार है, लेकिन अभी भी ऐसे जो लोग हैं जो राज्यविहीन की कैटेगरी में आते हैं, 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें क्या होता है, राज्यविहीन कैटेगरी में रखा गया। कुल मिलाकर हमने समझा कि शरणार्थियों की समस्या, राज्यविहीन लोगों की समस्या, अवैध प्रवासियों की समस्या और राज्य के अंदर जो प्रवास करते हैं उन लोगों की संख्या कितनी है, और इन सभी डेटा का प्रयोग आप क्या कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा में कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।